नमस्कार। संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ये यात्रा है अनेकता में एकता लिए भारतीय संस्कृति की, जहां विविधताएं भौगोलिक और सांस्कृतिक स्तर पर विद्यमान हैं और इन्हीं विविधताओं का दर्पण है यहाँ के मेले, त्योहार और सामाजिक उत्सव। प्रयागराज में 1.5 माह तक चलने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले कुंभ का समापन महाशिवरात्रि के पर्व के साथ हुआ। फिर हाल ही में रंगों के त्योहार होली ने 10 दिशाओं में अपनी छटा बिखेरी और अब चल रहे हैं रमजान। इनके बाद ईद दस्तक देने को तैयार है। इसी बीच राष्ट्रीय गौरव का उत्सव गणतंत्र दिवस मनाया गया और विवाह के रूप में मनाए जाने वाले सामाजिक त्योहारों का मौसम भी अपने चरम पर है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सांस्कृतिक सफर की साप्ताहिकी के साथ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलानिधि विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर भाषाई विविधता को दिखाती प्रदर्शनी भाषाकृति का भी आयोजन किया गया। साथ ही इंडियन कैलीग्राफी अनवीलिंग एंशिएंट विजडम पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक और प्रतिनिधि श्री टिम कर्टिस उपस्थित रहे। नमस्ते और आप सभी को बहुत शुभ प्रभात। It is really an honor for me to be here on behalf of UNESCO today to celebrate something that is very important, that is both deeply personal for everyone and universally shared, which is really our mother languages, our mother tongues. And these are the languages that are first carried through our thoughts into words. Languages are not just tools for communications. They are also vessels of knowledge of cultures and identities. And research is saying that 40% of the world's estimated 7,000 languages, and I stand to be corrected, are at danger of disappearing. विशिष्ट अतिथि थीं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती लिली पांडे। इस सत्र की अध्यक्षता आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। Unfortunately, the information technology, the AI generated tools, the various tools and gadgets, they do not really teach us the phonetics of the language, which my mother used to tell me. So why we say mother tongue? Because mother not only teaches you language, she also teaches you how to pronounce the language. Sadaf ji, you are from Kashmir, you must be aware of the Urdu script and something like that. One nukta, mizaz, it creates a whole lot of difference. So how many of us really take care of those small nuances of the language? Unless we know those small nuances, the language is not complete. यह कार्यक्रम न केवल भाषाई विविधता का उत्सव था, बल्कि भारत की भाषाई धरोहर को संजोने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था। आईजीएनसीए के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी ने काशी तमिल संगमम के अंतर्गत वाराणसी के नमो घाट पर महर्षि अगस्त्य पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें महर्षि अगस्त्य के जीवन और गाथाओं को दर्शाते हुए 9 अद्वितीय चित्रों को प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई भी उपस्थित रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 14वें साहित्योत्सव जश्न अदब का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय साहित्योत्सव की शुरुआत आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के कहानी पाठ कहानी एक किरदार अनेक से हुई। उन्होंने रोचक शैली में कहानियां सुनाकर दर्शकों को आनंदित कर दिया। मुझे एक बार ऑर्गेनिक सब्जी खरीदने का ऑफर दिया गया। वो समय डीमोनेटाइजेशन का था, घर में नकदी कम थी, इसलिए हम परेशान थे। तो मित्र बोले चिंता की कोई बात नहीं है, साथ में चेक बुक रख लीजिए। और उस दिन पहली बार हमने चेक से सब्जी खरीदी। लेकिन मजे की बात है कि जो सब्जियां हमने खरीदी, उन सब्जियों की सूरत देखकर हमें रोना आ गया। इतनी मायूस और मलूल सब्जियां। हम ठहरे भोपाल के आदमी, हमारा बचपन बीता है भोपाल के न्यू मार्केट में, जहां सब्जी मार्केट में पहली 2-4 दुकानें सजी हुई सब्जी की होती थी। वहां सब्जियां ऐसे चमकती थी मानो पॉलिश लगाया हो। ऐसा लगता जैसे सब्जी की नहीं, मिठाई की दुकान है। इसके बाद श्रोताओं ने प्रसिद्ध गजल गायक जावेद हुसैन की महफिल गजल का लुत्फ उठाया।
किसी और का नाम तुम दिल पे लिख के किसी और का नाम तुम दिल पे लिख के मेरा नाम दिल से मिटा तो ना दोगे कहीं दोस्त बन के दगा तो ना दोगे मेरे प्यार को तुम। कोलकाता में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया। इसके समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपने संबोधन में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की व्युपनिषीकरण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। साप्ताहिकी से आगे बढ़ते हैं रमणीक समुद्री तटों के लिए देश विदेश में विख्यात गोवा की तरफ। अपने अगले पड़ाव विशेष में गोवा अपने खूबसूरत तटों और स्वच्छंद जीवन शैली के लिए जाना जाता है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध गोवा के लोग अपने मित्रवत व्यवहार और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। पर्यटन केंद्र बनने से पहले यहां से व्यापार होता रहा है। तब समुद्री मार्ग से वस्तुओं का आयात निर्यात प्रमुख व्यवसाय था। उससे भी पहले इन खूबसूरत समुद्री तटों पर अपने गांव बसाकर रह रहा है खारवी मछुआरा समुदाय, जो कि सैकड़ों वर्षों से अपने नाव के माध्यम से मछली पकड़ने का काम करता है। मछली पकड़कर बेचना इनका मुख्य व्यवसाय है और आजीविका का माध्यम है। इन्हीं लोगों के सटीक समुद्री ज्ञान और मेहनत से आज मत्स्य उद्योग गोवा के प्रमुख उद्योगों में से एक है। नाव बनाने में निपुणता के साथ ही समुद्री लहरों की भाषा को समझने वाले इन खारवी लोगों की जीवन शैली को करीब से जानते हैं और देखते हैं फिल्म बोटमैन ऑफ गोवा के कुछ अंश। The boatmen of India are spread all along the coastal areas of the country. The fishermen are considered an offshoot of the boatmen. Goa was ruled by a great number of Indian kingdoms and dynasties from the start of the 4th century to around the 14th century. But from the 14th century onwards, it became a trading center on the west coast. Then in early 16th century, it became Portugal's first territorial acquisition in Asia. The Goan boatmen were into fishing business during the Portuguese rule, and they continued with their occupation even after the Indian government took over. Fishing is an occupation which is popular in Goa from time immemorial. The original tribal settlers in Goa were fishermen and hunters, and the villages were developed near the sea and near the rivers. Even today, all along the coast and inland waterways, fishing is a major occupation, and in fact, it is a stronghold of the community. It is almost the third largest occupation after mining and tourism in Goa. Originally, they were called Kharveer, the brave people of the sea. And later, the word got changed to Kharvi,
which got popularized and has been used since then. The Kharvi's fishing process starts when the fish comes towards the surface of the sea. They have to rush towards the sea when the fish comes in the lower levels of the water. Fishermen make rounds of the sea to notice their movements and then start preparations to go there to make the catch. The dark shadows of water indicate that the fish is quite within their reach, but they can't be too late. This net will almost give them 5 to 6 baskets full of fish. They have to work within the limited time. Once the fish get into deeper water, the fishermen are not able to get them, but they have to put their nets even if there is no fish. If the net is kept randomly, then the fish will not be able to be caught, or less fish will be caught. Till some time earlier, the workers were taken on daily wages or on payment. The fishermen have to dye these nets to make them stronger, so that they can hold the huge pressure of the waves in the sea water, as also the weight of the huge amount of fish caught within it. The process of dyeing is also very laborious and time consuming, because traditionally the fishermen have been using the nets, which are bigger in size, and more workers are needed to pull them. The resultant boat is about 40 feet long, and later a 370 horsepower engine is fixed into it. The smallest size of a boat is about 32 feet. Though 50 to 60 feet long boats are also made. The bottoms of the boats are mostly straight, so that even if the weather is harsh, they can withstand the pressure. The boat could topple under the pressure of the huge waves and might fail to keep its balance intact. The ulati helps it to do just that. They all come together and keep pulling with all their might. They pray to Milagro, their dear goddess, singing in her praise and moving into the sea. It is causing a great loss to the small fishermen. The rich are getting richer, and the poor are getting poorer. They shifted to tourism because they were not able to make both ends meet by fishing. It is pertinent here to try and look into this problem. Why in the first place do these fishermen need to get into tourism? The education of the community has also led them to leave their traditional business of fishing to work outside. These young people don't want to do fishing like their parents did all their lives. Instead, they are looking for different and greener pastures. They are very clear that it is not a profitable business anymore and involves just too much risk and insecurity. All in all, their worries seem far from over. The need of the hour is to fight against the odds and keep the hope alive in the minds of their coming generations for a bright future and a happy and cheerful life. The next generation of the Kharvi community
may be facing a big question mark whether to stick to their traditional work or head towards the West or Gulf countries looking for greener pastures. The present generation, of course, continues to hold on to its tradition, heritage, and culture in the hope of a better and brighter tomorrow. फिल्म बोटमैन ऑफ गोवा देखने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव रंगभूमि की ओर। अब हम चलते हैं भारत के उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की ओर, जहां होली सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं बल्कि एक संपूर्ण अनुभव बनकर आता है। ब्रज की होली अपने रंगों, संगीत और खुशियों के साथ ही यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। ये होली न सिर्फ रंगों से खेली जाती है बल्कि यहाँ फूलों से भी होली खेली जाती है, जिससे इस क्षेत्र की होली और भी खास बन जाती है। ब्रज की फूलों वाली होली एक अनूठी परंपरा है, जहाँ रंगों की बजाय रंग बिरंगे फूलों से एक दूसरे को नहलाया जाता है। फूलों की होली से जहां प्रकृति के रंग और खुशबू से माहौल महक उठता है, वहीं हर कोने में उल्लास और खुशी का समावेश होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे ब्रज की इस विशेष फूलों वाली होली की झलकियां, जो जीवन के समस्त रंगों के साथ ही प्रेम और भाईचारे की भावना से भरी होती हैं। आइए ब्रज के इस उत्सव का आनंद लें और अनुभव करें यहाँ की अद्भुत होली की रौनक एक मंचीय प्रस्तुति में। खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। आंख बचावे भैया बलदाऊ की, आंख बचावे भैया बलदाऊ की। अपन घटते घर लो बतराए मेरी हाहा खाए होरी खेली न जा। अपन घटते घर लो बतराए घर लो बतराए होरी खेली न जा। आने नन में मोए गारी दई पिचकारी दई होरी खेली न जा। आने नन में मोई गारी दई पिचकारी दई होरी खेली न जा। और होरी के दिनन मोते दोनों दोनों अटके। होरी के दिनन मोते दोनों दोनों अटके। ओ सालिग्राम कौन आए हटके। सालिग्राम कौन आए हटके। हाँ अंगली पट हंसी हा हा खाए पैया पर जाए होरी खेली न जा। अंगली पट हंसी हंसी बतराए हंसे हंसे होरी खेली न जा। हाँ नैनन में मोए गारी दई पिचकारी दई होरी खेली न जा। नैनन में मोए गारी दई पिचकारी दई होरी खेली न जा। होरी खेली न जा। होरी खेली न जाए। होरी खेली न जा। होरी खेली न जाए। खेली न जाए। या ब्रज में हरि होरी मचाई। या ब्रज में हरि होरी मचाई। या ब्रज में हरि इतती आई कुंवारी राधिका। उतते कुंवर कन्हाई। इतते
राधिका इतनी कुंवर फाग परस पर खेलत हिल मिल फाग परस पर खेलत हिल मिल फाग परस पर खेलत हिल मिल फाग परस पर खेलत परस पर खेले परस पर खेलत परस पर खेलत परस पर खेलत हाँ शोभा बरनी न जाई हाँ शोभा बरनी न जाई शोभा बरनी न जाई शोभा बरनी न जाई घर ही घर बजत बधाई हाँ बजत बधाई। अभी आप देख रहे थे ब्रज की फूलों वाली होली। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक अहम परियोजना चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक दिखाने आज आपको लेकर चल रहे हैं लद्दाख के लेह जिले में स्थित गांव फियांग की यात्रा पर। खेती और पशुपालन पर निर्भर इस गांव की विशेषता 15वीं शताब्दी में बना फियांग मठ है, जो कि अपनी प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। मठ का प्रमुख आकर्षण विशाल बौद्ध प्रतिमाएं और दीवारों पर बनी सुंदर कलाकृतियां हैं। तो संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में चलते हैं फियांग गांव की ओर। फियांग, जो अपनी 15वीं सदी की मॉनेस्ट्री और अपने गुरु इखांग टेम्पल के लिए काफी प्रसिद्ध है। गांव में कुल 352 परिवार रहते हैं और गांव की जनसंख्या 2036 है। पानी, बिजली, गैस की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं का गांव में बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में 2 स्कूल और एक डिग्री कॉलेज उपलब्ध है। गांव के खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें सेब, गेहूं, मटर और उसके अलावा गांव का हर परिवार अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लिए सब्जियों की खेती करता है। फियांग मठ की स्थापना डेन्मा कुंगा द्रकपा ने की थी, जिन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इस क्षेत्र में डेरा डाला था। ध्यान करते समय उन्हें अपने नीले घोड़े पर सवार अची के दर्शन हुए और उस स्थान पर एक मठ के निर्माण के लिए स्वप्न को एक शुभ संकेत के रूप में लिया और इस तरह फियांग मठ का निर्माण हुआ। गुरु लखांग मंदिर दीवार पर हिंदी लिपियों को लिखा गया है और असली पत्थर के रंगों से भी चित्रित किया गया है। ये मंदिर गांव के पास एक पहाड़ी के ऊपर है। मंदिर के ऊपर एक पुराना महल भी है, जिसके कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं।
त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे गांग सेडप फेस्टिवल और लोसर। ये फ्यांग मठ में मनाया जाता है, जहां जेंगटेन गोम्बो की पूजा की जाती है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हालांकि नृत्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रेशम की समृद्ध पोशाक पहने भिक्षु छम करते हैं और अपने देवताओं की पूजा करते हैं। ये त्योहार विशेष रूप से अपने उत्साह और ऊर्जा के लिए विख्यात है। मुखौटे त्योहार की लाइमलाइट चुरा लेते हैं और कार्निवल में भगवान बुद्ध के कई संदेश प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।